नेक्स्ट टॉपिक कार्डियोवेस्कुलर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना शॉक। शॉक क्या होता है? शॉक इज a systematic state of the low tissue perfusion which is inadequate for the normal cellular respiration। शॉक ऐसी कंडीशन है जिसमें टिश्यू को टिश्यू की जो डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑक्सीजन या परफ्यूजन ना हो, तो उस कंडीशन में सेलुलर रेस्पिरेशन इंटरप्ट हो जाता है और पेशेंट शॉक की कंडीशन में आता है। शॉक इज ए सिस्टमेटिक स्टेप ऑफ द लो टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन लो हो जाता है, वो कंडीशन जिसके अंदर विच इज इनएडिक्वेट फॉर द नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए टिश्यू परफ्यूजन इनएडिक्वेट है, तो वो कंडीशन कहलाती है शॉक। शॉक के कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? फर्स्ट होगा इनिशियली टेकिकार्डिया होगा फॉलो बाय द ब्रेडिकार्डिया। शॉक में इनिशियली सबसे पहले टेकिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया क्यों होगा इनिशियली? क्योंकि अपनी बॉडी क्या है कि खुद सेट करने की कोशिश, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो बॉडी खुद उसको सेट करने की कोशिश करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए हार्ट को तेजी से काम करना होगा। हार्ट तेजी से काम करेगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? उसमें ट्रेकिकार्डिया हो जाएगा। फिर ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ा, ठीक है, बॉडी नहीं बढ़ा पाई, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो शॉक में इनिशियली ट्रेकिकार्डिया होगा, आफ्टर डेथ ब्रेडिकार्डिया होगा। हाइपोटेंशन हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा। पुअर पेरिफेरल पल्स होगी, जो दूर की पल्सें हैं वो पुअर होगी। उसके बाद एक्सट्रीम क्लेमी कोल्ड, एक्सट्रीमिटीज क्लेमी और कोल्ड होगी। एक्सट्रीमिटी क्लेमी और कोल्ड क्यों होगी? क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन इनएडिक्वेट है। ओलिग्यूरिया होगा, यूरिन नहीं आएगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है। डिस्निया होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा पेशेंट को। पेडल एडिमा हो जाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी। इन सेप्टिक शॉक एडिशनल फीवर प्रेजेंट। अगर सेप्टिक शॉक होगा ये, जैसे पेशेंट की काउंट बढ़ गई, 20,000 22,000 काउंट आ गई, सेप्टिक कंडीशन है, तो उस कंडीशन के सेप्टिक कंडीशन के अंदर क्या होगा? पेशेंट को सेप्टिक कंडीशन के अंदर फीवर प्रेजेंट होगा। आफ्टर डेट है इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। अगर एनाफाइलेक्टिक की कंडीशन होगी तो क्या होगा? एनाफाइलेक्टिक होता है किसी रिएक्शन की वजह से। तो रिएक्शन में क्या होगा? एनाफाइलेक्टिक में रेसेस होंगे, स्वेलिंग होगी और वीजिंग होगी पेशेंट को। तो स्वेलिंग, वीजिंग और रेसेस हो सकते हैं पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर। तो ये कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक के। इनिशियली टेकिकार्डिया फॉलोड बाय द ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, पुअर पेरिफेरल पल्स, extremities clammy and cold, oliguria, altered loss of consciousness, पेडल एडिमा, सेप्सिस। और एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर क्या होगा? स्पेशली पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक में रेस होगी, रेसेस होंगे, स्वेलिंग होगी और वीजिंग हो जाएगी। वीजिंग होता है पार्शियली, तब पार्शियली एयरवे ब्लॉक होना वीजिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद होता है टाइप ऑफ द शॉक। शॉक के कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको बता दिए। इनिशियली टेकिकार्डिया होगा फॉलोड बाय द ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन होगी, पुअर पेरिफेरल पल्स होगी, एक्सट्रीमिटीज क्लेमी एंड कोल्ड होगी, ओलिगूरिया होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, पेडल एडिमा होगा। सेप्टिक शॉक के अंदर एडिशनली फीवर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और क्या होगा पेशेंट को? एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर रेसेस, वीजिंग और स्वेलिंग होगी। उसके बाद अलग अलग प्रकार के शॉक है, अलग अलग टाइप्स है। टाइप्स ऑफ द शॉक, फर्स्ट लेते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट को लिमिटेड आईवी फ्लूइड देंगे, क्योंकि शॉक कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर पेशेंट को लिमिटेड आईवी फ्लूइड देंगे, आइनोट्रोपिक ड्रग डोबुटामिन वगैरह देंगे और O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और लास्टली फिर हार्ट ट्रांसप्लांट ही करना इसका मैनेजमेंट होगा। दूसरा आता है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वॉल्यूम कम होना, ब्लड का वॉल्यूम, हार्ट फ्लूइड का वॉल्यूम कम होना। तो इसका कारण क्या हो सकता है? खूब ब्लीडिंग हो जाए पेशेंट को, वोमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से। मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन हाइपोवोलेमिक शॉक का? पेशेंट को पोजीशन सुपाइन विद द लेग एलिवेटेड देंगे, लेग एलिवेटेड और सुपाइन पोजीशन देंगे पेशेंट को। आईवी फ्लूइड आरएल वगैरह देंगे उसको, वेसोप्रेसिन देंगे। वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है? वेसोप्रेसिन वाटर का रीऑब्जर्व करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के द्वारा बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब सीक्रेट करती है इसको, और ये वाटर का रीऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद में सेप्टिक शॉक आता है। अच्छा, इसमें और क्या देंगे? हाइपोवोलिक में ब्लड देंगे, कोलोइड्स देंगे। अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कोलोइड्स और क्रिस्टलोइड दो प्रकार के होते हैं फ्लूइड, तो कोलोइड देंगे इसमें पेशेंट को। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक में क्या होगा? एक कोजेज ऑफ द अपेंडिसाइटिस, को इन्फ्लामेशन हो गया अपेंडिक्स में, कोई निमोनिया हो गया,
या डायवर्टिकुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन, या फिर मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द ब्रेन, मेनिंजियस लेयर इन्फ्लेमेशन, ये सब के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण पेशेंट को क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है। तो सेप्टिक शॉक में अपन ने पढ़ा था कि पेशेंट को फीवर प्रेजेंट होगा एडिशनली, बाकी सारे सिम्टम वही होंगे। उसके बाद इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे सेप्टिक शॉक का पेशेंट का, आईवी फ्लूइड देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, सोर्स कंट्रोल और वेसोप्रेसिन वगैरह पेशेंट को देंगे। तो ये 3 टाइप के शॉक हो गए, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक। उसके बाद आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, इट इज अ सीरियस एलर्जिक कंडीशन, किसी एलर्जी की वजह से जो शॉक हो रहा है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक कहलाएगा। सीरियस एलर्जिक कंडीशन में जैसे बीफ सीटिंग हो गया, किसी ने मधुमक्खी ने काट लिया, कोई मेडिसिन की वजह से हो गई, किसी को ग्लव से लेटेक्स से एलर्जी होती है, किसी को फूड से एलर्जी होती है किसी प्रकार की, केवी फूड से। मैनेजमेंट क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, सबसे पहले तो जिससे एलर्जी हो उसको रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट एपिनेफ्रिन देंगे आईएम 0.5 mg आईएम, रिपीटेड भी कर सकते हैं इसको, स्टेरॉइड देंगे साथ में पेशेंट को। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में अपन करेंगे। उसके बाद आता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक कौन सी कंडीशन में होता है, तो न्यूरोजेनिक शॉक का कारण होता है स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए अबाउ द T6, जो अपना सर्वाइकल है ये 7 तक, उसके बाद में T1 T2, तो अबाउ द T6 जो होगा ना उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसके अंदर जो होगा उसमें न्यूरोजेनिक शॉक प्रेजेंट होगा। अगर अबाउ T6 कोई फ्रैक्चर हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, कोई इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसमें क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक पेशेंट को होगा। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ सिंपेथेटिक टोन, पेशेंट अपनी सिंपेथेटिक टोन को लॉस कर देगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे, डोबुटामिन, वेसोप्रेसिन और एट्रोपिन, यही अपन पेशेंट देंगे। अब नॉर्मल जो जितने भी शॉक है उनमें और न्यूरोजेनिक शॉक में डिफरेंस क्या है, कि बाकी शॉक में अपन ने पढ़ा कि पेशेंट की एक्सट्रीमिटी क्लेमिक कोल्ड हो जाती है, कोल्ड एक्सट्रीमिटी होगी, लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर एक्सट्रीमिटीज हॉट रहती है, ब्रेडिकार्डिया रहता है और एक्सट्रीमिटीज हॉट रहती है। बाकी में अपन ने पढ़ा कि इनिशियली ट्रेकिकार्डिया होता है शॉक में, उसके बाद ब्रेडिकार्डिया होता है, लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया ही होता है स्टार्टिंग से ही, और दूसरा एक्सट्रीमिटीज उसमें कोल्ड रहती है। क्यों, क्योंकि उसमें टिश्यू परफ्यूजन तो प्रॉपरली होता ही रहता है पेशेंट का, वो न्यूरोजेनिक कंडीशन की वजह से उसको पेशेंट को शॉक में गए। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा शॉक का, इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, ये प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। तो ये शॉक के अलग अलग टाइप्स है, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ये 5 प्रकार के शॉक के अलग अलग टाइप है और इनके मैनेजमेंट है। ये ऑल अबाउट द शॉक रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम।